नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। लोकसभा में लगातार हंगामे से स्पीकर ओम बिरला नाराज, आज नहीं बैठे कुर्सी पर। गुजरात के सूरत में बलात्कारी और हत्यारे को फांसी की सजा, 2 साल की बच्ची से रेप कर उतारा था मौत के घाट। वडोदरा का नंदनवन बना भ्रष्टाचारियों का निशाना, बिल्डर ने बना दिया 150 शेड। संसद के मॉनसून सत्र का आज 2 अगस्त को 10वां दिन है, लेकिन सांसदों के लगातार हंगामे से नाराज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे। संसद का पिछला सत्र राहुल गांधी मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ गया था और इस बार मणिपुर मामले लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिससे आहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज अपनी कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। वे लोकसभा में विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे से नाराज थी, इसलिए उन्होंने सदन में आने से इनकार कर दिया। उनकी जगह आंध्र प्रदेश के राजमपेट से सांसद पीवी मिथुन रेड्डी ने लोकसभा की कार्यवाही संभाली। जानकारी के मुताबिक ओम बिरला तब तक सांसद नहीं आएंगे जब तक विपक्ष हंगामा करना बंद नहीं करता। वहीं राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए 60 नोटिस दिए, जिन्हें सभापति जगदीप धनखड़ ने अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद इंडिया के सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम चाहते हैं कि पीएम मणिपुर का दौरा करें और वहां शांति बहाली के लिए कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मणिपुर मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, जिससे पीएम बच रहे हैं। हमने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। खड़गे ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे अलग अलग समुदाय से 2 मणिपुरी महिलाओं को राज्यसभा के लिए नामांकित करें, ताकि राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की दिशा में सही कदम उठाए जा सके। लोकसभा में कल दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पेश हुआ था। आज उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन 2 बजे तक फिर 3 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया। भाजपा ने आज बुधवार को व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा था, जिससे इस विधेयक को पास कराया जा सके। गुजरात के सूरत में 27 फरवरी को 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में हत्यारे और बलात्कारी को फांसी की सजा दी गई है। सूरत के सचिन के कपलेथा में 27 फरवरी को इस्माइल नामक शख्स ने 2 साल की बच्ची को दुष्कर्म का शिकार बनाया था। अपनी करतूत छिपाने के लिए बलात्कारी ने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। इस्माइल नामक यह हत्यारा मृतक बच्ची के पिता का दोस्त था और रोज खिलाने के बहाने उसे ले जाता था। इस मामले पुलिस ने फौरन एक्शन दिखाते हुए कुछ ही महीनों के भीतर इस्माइल को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई है। घटना जे बनी हती ए बहु ज खराब छे। जे छोकरो मुस्लिम होवा छतांय पण अमे एमनो पक्ष लीधो नथी अने एने जेम बने तेम जल्दी सजा मळे एवी अमे पोलीस अधिकारीओने तमाम लोकोने जाण करीए छीए के तात्कालिक फास्ट ट्रेक कोर्टमां केस चलवी आनो चुकादो लावे तात्कालिक। आवा माणसनो तो कोई धर्म होतो नथी, एटले एकना लीधे तमाम मुस्लिम कौम बधा ज बदनाम थाय छे। एटले आ जे चुकादो आव्यो छे ए बराबर छे, एने अमे आवकारीए छीए। ये सूरत में 27 फरवरी के दिन एक दुखद घटना हुई थी। उस घटना में एक 1.5 साल की बच्ची के ऊपर आरोपी इस्माइल यूसुफ आजाद ने रेप किया था और उसके बाद उसका मर्डर किया। आज सूरत के 6th एडिशनल सेशन जज शकुंतलाबेन सोलंकी ने आरोपी को फांसी की सजा सुनवाई है। ये जजमेंट है, ये बहुत अच्छा जजमेंट है। समाज में एक कड़क मैसेज भी जाएगा और गुनहगारों को, इस टाइप के गुनहगारों को के लिए भी एक कड़क मैसेज है कि उन लोगों की जगह जेल में ही है। ये केस कुल 5 महीने के अंदर ही ख़त्म हुआ। 27 फरवरी को घटना हुई थी, उसके बाद हफ्ते 10 दिन में चार्जशीट हुई और उसके बाद कल परसों इसका चुकादा जाहिर हुआ और आज सजा का ऐलान हो गया। गुजरात के वडोदरा के छाणी में 2 करोड़ की लागत से बनाए गए नंदनवन में बिल्डर को फायदा कराने के लिए मजदूरों के लिए 150 जितनी झुग्गियां बनाने पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है।
गुजरात के वडोदरा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के तरह तरह के कांड लगातार उजागर होते रहते हैं। ऐसे ही एक मसले पर कांग्रेस पार्टी ने वडोदरा कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा का ध्यानाकर्षण कराया है, जिसमें छाणी के TP13 में 2 करोड़ की लागत से बनाए गए नंदन वन में अवैध रूप से 100-150 जितने पत्रे के शेड बना दिए गए हैं। बिल्डर ने अपने मजदूरों के लिए यह शेड बनवाए हैं और यहाँ निजी सिक्योरिटी भी लगा दी गई है, जिससे इलाके के लोग नंदन वन में जा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, पुष्पा वाघेला, जहां भरवाड ने इस मामले पर म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा को आवेदन दिया है। वॉर्ड नंबर 1 में छाणी जगतनाका पासे नगर नंदन वन कॉर्पोरेशन ने जे डेवलप कर्युं हतुं तेमां हजारों संख्या में લીમડા उगाड़ेला है, वॉकिंग ट्रेक बनाव्यो है, CCTV कैमरा पण लगाया है, नाना बाळकोने रमवाना साधनों पण मूक्या है। परंतु छेल्ला घणा समयथी छाणी जगतनाका पासे जे हाईराइज बिल्डिंग बनी रही है वेदा एना मालिको मालेतुजारो द्वारा नगर नंदन वन में जे प्रकारे गैरकायदेसर बांधकाम करवामां आवी रह्युं छे, छापरा 400 थी वधु छापरा बांधी अने एमना मजूरोने रहेवा माटेनी जे व्यवस्था करवानी जे हिलचाल करी रह्या छे। छेल्ला 15 दिवसथी लोको अमने एना फोटोग्राफ्स मोकली रह्या छे, लोको विरोध करी रह्या छे। आजूबाजुमां त्यां समसारा फ्लेट छे, TP13 ना हजारों नागरिको त्यां चालवा माटे आवे छे, लोकोने अवरजवर माटे त्यां TP रोड छे। एटले आ प्रकारे जे गैरकायदेसर रीते त्या 400 झूंपड़ा बांधी अने त्याना मजूरोनो जे वसवाट ए लोको करी रह्या छे तेनो लोको विरोध करी रह्या छे। तेनी साथे अमने पण जाण करी એટલે અમે પણ ત્યાં ગયા અને અમે જોયું તો કોર્પોરેશને જે 2 કરોડથી વધુનો ખર્ચો કરી અને જે વિસ્તાર ડેવલપ કર્યો છે એમાં જે લોકો બાંધકામ કરી રહ્યા છે એ ખરેખર આ માલેતુજારો જે રીતે ગઈ વખતે થોડા મહિનાઓ અગાઉ વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી અને સયાજીગંજના ધારાસભ્યશ્રીએ ત્યાં જે છાપરાઓ દૂર કરાવી અને ત્યાં બધી સ્વચ્છતાની વાતો કરી હતી, આજે એ જ જગ્યાએ એક બિલ્ડર દ્વારા 400 થી વધુ જો છાપરા બનાવી અને ભવિષ્યમાં જો ગંદકીનું સામ્રાજ્ય ઊભું કરવા માંગતા હોય તો અમે એનો ચોક્કસ વિરોધ કર્યો છે કે જો એને મજૂરો રાખવા હોય તો એની પ્રાઇવેટ જગ્યામાં રાખે। આ રીતે કોર્પોરેશનને અંધારામાં રાખી અને નર્મદા નિગમની જગ્યામાં અને ખોટી પરમિશનો લાવી અને જે રીતે એ ત્યાં પોતાની मनमानी करी रह्या छे तो एनो अमे चोक्कस विरोध करीने कमिश्नर साहेबने मळ्या छीए અને કમિશનર સાહેબે ખાતરી આપી છે કે કદાચ એ પરમિશન લાવ્યો હશે તો પણ એ જગ્યા આપણે ડેવલપ કરવાની છે એટલે અમે એની પરમિશન પણ રદ કરાવીશું। અમે 4 કોર્પોરેટર સાથે અમારા સિનિયર કોર્પોરેટર ભત્તુભાઈ, બાળુભાઈ, પુષ્પાબેન અને હરીશભાઈ તમામ લોકોએ જઈને કમિશનરને રજૂઆત કરી છે અને તાત્કાલિક એ છાપરા દૂર કરવા માટેની પ્રોસિજર ચાલુ કરાવી છે। गुजरात के वडोदरा में डॉक्टर के साथ ठगी करने वाले नाइजीरियन को पुलिस ने पकड़ा है, जिसका तुर्की कनेक्शन सामने आया है। वडोदरा के एक सीनियर डॉक्टर के साथ ठगी की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु से पकड़े गए नाइजीरियन को जेल भेज दिया गया है, जिसमें वडोदरा के डॉक्टर राजकुमार के साथ फ्रेंडशिप करने के बाद गिफ्ट पार्सल छुड़ाने के नाम पर अलग अलग चार्ज का झांसा देकर 19.70 लाख की ठगी की गई थी, जिसकी शिकायत वडोदरा साइबर सेल को की गई थी। वडोदरा साइबर सेल के PI बीरेन पटेल और उनकी टीम ने बैंक के जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे उसकी जांच कर बेंगलुरु से फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले नाइजीरियन छात्र को गिरफ्तार किया है। वडोदरा की कोर्ट से रिमांड पाने के बाद नाइजीरियन छात्र को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में नाइजीरियन युवक द्वारा इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड तुर्की का होने की जानकारी मिली है, जिसकी वडोदरा पुलिस जांच कर रही है। गुजरात के भावनगर के मध्य में स्थित तख्तेश्वर मंदिर निकट माधव हिल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के आगे का हिस्सा धाराशाही होने से बड़ी दुर्घटना घटी। भावनगर के माधव हिल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के घरों की 2 बालकनी धाराशाही होने की घटना घटी है। इस बालकनी का मलबा बेसमेंट में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक समेत 10 जितनी दुकानों पर गिरा, जिससे कई लोग मलबे में दब गए। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग, 108 एम्बुलेंस और पुलिस कमिश्नर अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंचे। 4 JCB मशीन ने यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए लोगों को मलबे से बचाया गया। दुर्घटना में हंसा जमोड नामक महिला की मौत भी हुई है, जबकि 17 से 18 घायलों का इलाज चल रहा है। करीबन 70 जितने दमकल जवानों ने मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। गौरतलब है कि 8 मंजिला माधव हिल बिल्डिंग में 3 मंजिल कमर्शियल है, जबकि 5 माले रेसिडेंशियल है। 5वें माले पर 56 फ्लैट हैं। इस दुर्घटना के बाद सभी फ्लैट धारकों को घर खाली करने की सूचना प्रशासन द्वारा दे दी गई है और जब तक स्ट्रक्चर की जांच नहीं कर ली जाती तब तक निवासियों को यहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस नी सामे, अलकापुरी, वडोदरा। व्हाट्सएप नंबर 9327109414। फिजिकली फिट और खुश रहने के तो बहुत सारे इवेंट हमने देखे हैं, लेकिन क्या कभी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी ने सोचा है? इफ नॉट येट, हियर कम्स ब्लूम मंत्रा स्पेशल मेंटल हेल्थ कार्निवल। दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट और माइंडफुल कार्निवल में अपने भीतर के बच्चे को फिर से जगाएं। जॉइन अस एट गुजरात फर्स्ट मेंटल हेल्थ कार्निवल, जहां होगी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, गेम्स, पजल्स, प्राइजेस और बहुत कुछ। नोट द डेट, 6 अगस्त 11 AM to 11 PM। कॉन्टैक्ट 9825000820 and 9824967802। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात में फिर एक बार आतंकी मॉड्यूल एक्टिव हुआ होने की जानकारी राजकोट के सोनी बाजार से सामने आई है, जिस पर गुजरात ATS द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन कर जानकारी दी गई। गुजरात के राजकोट के सोनी बाजार से ATS ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो सोनी बाजार में पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे और यहां अलकायदा के मॉड्यूल को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले ATS के अधिकारी ने पत्रकार परिषद में विस्तृत जानकारी दी। गुजरात ATSના DYSP શ્રી હર્ષ ઉપાધ્યાયને એક ગુપ્ત બાતમી મળી હતી કે પશ્ચિમ બંગાળના વતની અમન સિરાજ, શુક્ર અલી એલિયાસ અબ્દુલ્લા અને શેખ નવાઝ નામના 3 માણસો અત્યારે રાજકોટમાં સોની બજારમાં નોકરી કરે છે। એને પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન અલ કાયદાથી જોડાયેલ છે और અત્યારે આ રાજકોટમાં આ તંજીમનો પ્રચાર પ્રસાર કરે છે અને અત્યારે બીજાને પણ તંજીમે જોડાવા માટે પ્રેરિત કરે છે और એ કોઈ પણ કારણોસર એને શું કામ લેવાનો છે પણ એને હથિયારની પણ ખરીદી પણ કરવામાં આવશે એવું અમારે પાસે
બાતમી મળી હતી ઓર આ બાતમી હર્ષ ઉપાધ્યાય સાહેબ જે છે એ વરિષ્ઠ અધિકારીઓને આપી હતી ઓર આ વરિષ્ઠ અધિકારીઓની સૂચના મુજબ બે ટીમોની રચના કરવામાં આવી હતી. આ ટીમ જો એ કાલ 31 જુલાઈના દિવસે જો 3 માણસોની ને ડિટેન કર્યા હતા. એ માણસોનો નામ જે છે હું બોલું છું, અબ્દુલ શકુર અલી સન ઓફ હજરત શેખ, જે રાજકોટમાં ગાર્ડન ચોકમાં રહે છે અત્યારે. ઓર એ મૂળ વતની છે ગોલા કરીને એનું ગામ છે ઓર વર્ધમાન જિલ્લાના છે પશ્ચિમ બંગાળના. બીજા અમન મલિક છે ઓર એમનો એના ફાધરનું નામ સિરાજ મલિક ઓર એ સોની બજારમાં રહે છે ઓર એ પણ મૂળ વતની હુગલી જિલ્લાના પશ્ચિમ બંગાળના છે. એન્ડ ત્રીજો માણસ જે છે સૈફ નવાજ સન ઓફ અબુ સાહિદ, એ પણ સોની બજારમાં રહે છે ઓર એ મૂળ વતની વર્ધમાન જિલ્લા પશ્ચિમ બંગાળના છે. કન્વર્સેશન અને બે મેસેજિંગ એપ યુઝ કરતા હતા, ટેલિગ્રામ અને કન્વર્સેશન. એ ટેલિગ્રામ અને કન્વર્સેશન માધ્યમથી ઘણા બધા રેડિકલ લિટરેચર ઉકસરણીજનક એને સાહિત્ય પણ મળ્યો હતો, વિડીયો પણ મળ્યા હતા ઓર એને ટેલિગ્રામને માધ્યમથી એને ઓનલાઈન જે છે કઈ રીતે ઓટોમેટિક હથિયાર ચલાવવાની जानकारी પણ મેળવેલ હતી. साल 2021 में शौच मुक्त शहर का सर्टिफिकेट पाने वाले वडोदरा कॉरपोरेशन की सच्चाई अधूरा ई टॉयलेट प्रोजेक्ट खुद ब खुद बयान करता है. वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तरह तरह की योजनाओं का ऐलान कागज पर कर दिया गया था. उसी में से एक था ई टॉयलेट प्रोजेक्ट, जो 5 सालों के बाद भी अधूरा ही है. इस प्रोजेक्ट के तहत 200 ई टॉयलेट वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों में लगने थे, लेकिन शहर में सिर्फ 50 जितने ई टॉयलेट लगाए गए और उनमें से भी ज्यादातर कार्यरत नहीं है. वडोदरा के वार्ड नंबर 16 में वुडा के मकान के पास ऐसा ही एक ई टॉयलेट लगाया गया है, जो कहने को तो आधुनिक है, लेकिन इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता है. टॉयलेट के दरवाजे के पास मकड़ी के जाले लगे हैं, जो जनता के पैसों की फिजूल खर्ची को बयान करते हैं. इस टॉयलेट पर किसी भी तरह की सूचना नहीं लिखी गई है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है. ऐसे में इस ई टॉयलेट का इस्तेमाल कोई नहीं करता है. वैसे ऐसा भी नहीं है कि इसका इस्तेमाल कोई भी नहीं करता है, क्योंकि ई टॉयलेट के बाहर ही बहुत सारी शराब की पोटलियां देखी गई, जो साबित करती हैं कि इस ई टॉयलेट का इस्तेमाल शराबी शराब पीने के लिए करते हैं. वहीं वडोदरा के प्रतापनगर ब्रिज इलाके जैसे व्यस्त रहने वाले इलाके में कहीं भी ई टॉयलेट की सुविधा नहीं है. यहाँ हजारों की संख्या में लोग आवाजाही करते हैं. यहाँ रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड और कई सारी दुकानें भी हैं, लेकिन कॉरपोरेशन ने यहाँ ई टॉयलेट लगाना उचित नहीं समझा है. यहाँ ट्रैफिक पॉइंट पर कार्यरत कर्मचारियों को भी ई टॉयलेट जैसी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है. ऐसे में ई टॉयलेट के स्मार्ट प्रोजेक्ट के 150 अन्य टॉयलेट कहाँ लगाए जाएंगे, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है. गुजरात के वडोदरा में करोड़ रुपए की लागत से बनी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लोकार्पण के अभाव से धूल खा रही है. गुजरात के वडोदरा के दर्जीपुरा में 11.50 करोड़ की लागत से एफएसएल की नई लेबोरेटरी का निर्माण किया गया है, लेकिन इस इमारत का लोकार्पण अब तक नहीं हुआ है. पिछले कई वक्त से इमारत बनकर तैयार है. ऐसे में एफएसएल के महंगे मशीन भी धूल खा रहे हैं. अगर ये बिल्डिंग वडोदरा में कार्यरत होती है तो वडोदरा के सैंपल सूरत, राजकोट या गांधीनगर तक भेजने नहीं पड़ेंगे. लेकिन बिल्डिंग को कार्यरत नहीं करने पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने आवाज उठाई है. ये दर्जीपुरा विस्तार है, वडोदरा शहर में आया और आप पीछे देख रहे हो एफएसएल की सबसे बड़ी ऑफिस बन चुकी है. पीडब्ल्यूडी ने करोड़ों रुपए का खर्चा करके एफएसएल को ये ऑफिस दी गई है. अभी करोड़ों का खर्चा यानी 15 करोड़ के आसपास खर्चा किया है. ऑफिस अद्यतन सुविधाओं के साथ सज्ज है, लेकिन 15 लाख का जो खर्चा करना है फर्नीचर का, वो खर्चा नहीं करने की वजह से लास्ट 1.5 साल से जो भी इमारत बनी हुई है एफएसएल की, वो मिट्टी में मिल गई. ऐसा लग रहा है मिट्टी आजू बाजू जम गई है. साथ में देखा जाए कि 1.5 साल के अंदर यहाँ झाड़ी झांकरे बढ़ गए, कुत्ते यहाँ घूम रहे हैं. तो करोड़ों का खर्चा किया, एफएसएल ऑफिस बनाएगी तो इसका उपयोग करना चाहिए. 15 लाख बहुत बड़ी बात सरकार के लिए या कोई भी डिपार्टमेंट के लिए नहीं है. सबसे बड़ी ये बात कि एफएसएल की चीज़ बड़ौदा शहर में है, लेकिन वो छोटी ऑफिस पड़ रही है, वहाँ पूरे मर्यादित साधन नहीं है. यहाँ पूरे साधन है, तो ये कचहरी चालू करनी चाहिए. साथ में कई डिपार्टमेंट ऐसे, पुलिस डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि उनको एफएसएल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. डिटेक्टिव करने के लिए उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तो ये कचहरी चालू करनी चाहिए.
नहीं करने की वजह से लोगों को सूरत अहमदाबाद बार बार FSL कराने पड़ते हैं। तो हमारी एक ही मांग है सरकार के कि ये ऑफिस जो है FSL की जल्द से जल्द शुरू की जाए। जो डिपार्टमेंट है PW, तो PW ने तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदारी होती है नहीं बनाने की? जिस तरह वर्क ऑर्डर जिस तरह दिया होगा उसी तरह काम करते होंगे। अगर वर्क ऑर्डर में नहीं लिखा होगा तो जो कॉन्ट्रैक्टर उसने नहीं काम किया है, इसका वर्क ऑर्डर अलग से दिया गया होगा तो अलग से काम करना होगा। लेकिन जो भी हो, ये बड़ौदा शहर की जनता, शहर जिला की जनता के लिए FSL ऑफिस है, सरकारी डिपार्टमेंट के लिए भी ये बहुत अद्यतन ऑफिस है, तो सभी के लिए उपयोगी ऑफिस है। और करोड़ों का खर्चा किया, 15 लाख बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले 15 लाख रुपया खर्च करके ऑफिस शुरू की जाए, जिसकी वजह से जो भी डिपार्टमेंट को जो भी डॉक्यूमेंट लाने हैं, जो भी FSL रिपोर्ट है ना, जल्द से जल्द मिल जाए। भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला नवरात्र के पहले दिन होने वाला था, जिसे सुरक्षा के मद्देनजर बदल दिया गया है। वनडे वर्ल्ड कप में 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले की तारीख बदल दी गई है। यह मैच अब 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तारीख में बदलाव के लिए राजी हो गया है। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के मैच की तारीख भी बदल गई है। यह मैच 12 अक्टूबर को खेला जाना था, अब यह मुकाबला 10 अक्टूबर को होगा। इस बदलाव के चलते पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले 3 दिन का गैप मिल जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से खेला जाएगा और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जून के आखिर में इसका शेड्यूल जारी किया था। दूसरी टीमों के कुछ मैच का समय भी बदला जा सकता है। ICC जल्द ही नया शेड्यूल जारी करेगा। देवदास और जोधा अकबर जैसी बड़ी फिल्मों के सेट डिजाइन करने वाले और 4 नेशनल अवार्ड जीतने वाले आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने अपने ही स्टूडियो में आत्महत्या कर ली है। जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने मंगलवार देर रात किन्हीं अज्ञात वजहों से खुदकुशी कर ली। उनके मैनेजर ने इस घटना पर बताया कि मुंबई के नजदीक करजत में अपने ND स्टूडियो में रात में 3:30 बजे करीब नितिन देसाई ने फांसी लगाई। उनकी उम्र 58 साल थी। वे अपना ज्यादातर वक्त इसी स्टूडियो में बिताते थे। बताया जा रहा है कि नितिन देसाई मंगलवार रात 10 बजे अपने कमरे में चले गए थे। आज सुबह काफी देर तक वो बाहर नहीं आए। उनके बॉडीगार्ड और दूसरे लोगों ने दरवाजा खटखटाया। खिड़की से देखा गया तो नितिन देसाई का शव पंखे से लटका हुआ था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 10 लोगों का बयान दर्ज किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आत्महत्या की 2 वजहें सामने आ रही हैं। इसमें एक आर्थिक तंगी और दूसरी है मेडिकल प्रॉब्लम। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र के विधायक महेश बाल्दी ने इस पर बताया कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ऐसे में आत्महत्या की ये वजह हो सकती है। नितिन देसाई ने देवदास, जोधा अकबर जैसे कई बड़ी फिल्मों का सेट डिजाइन किया था और उन्होंने 4 नेशनल अवार्ड भी जीते थे। गुजरात में निवेश का प्रवाह जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में 1401 करोड़ के निवेश के 4 MOU किए गए। गुजरात सरकार ने भरूच जिला के सायखा और दहेज GIDC में उद्योगों की स्थापना के 1401 करोड़ रुपए के 4 MOU किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में किए गए इन MOU से 2200 से ज्यादा युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। गौरतलब है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की 10वीं मीटिंग जनवरी 2024 में आयोजित होने वाली है। इसी के भाग रूप 2 चरणों में 2761 करोड़ के 10 MOU संपन्न किए गए हैं। ये MOU होने से 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगारी का अवसर प्राप्त होगा। MOU करने वाले उद्योगपतियों ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना भी की है। इस अंतर्गत आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ गृह मंत्री हर्ष संघवी और अन्य मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति रही। गुजरात में बारिश को लेकर मौसम विभाग का नया अनुमान सामने आया है, जिसमें पूरे गुजरात में 4 दिन बरसाती माहौल बने रहने की संभावना जताई गई है। मोस्टली गुजरात रीजन में बारिश जैसे अभी हो रहा है, छुटपुट बारिश होने का संभावना है और बारिश मोस्टली रहेगा अगले 4-5 दिन के लिए गुजरात रीजन में। लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में काफ़ी कम बारिश रहेगी, स्कैटर्ड प्लेसेस में बारिश हो सकती है। गुजरात रीजन में 4 और 5 अगस्त में हो सकता है एक आध जगहों में भारी बारिश भी हो सकती है। अभी फिलहाल जो हमारा गुजरात कोस्ट में विंड काफ़ी स्ट्रांग है और वहाँ एक डीप डिप्रेशन है, वो गंजेटिक वेस्ट बंगाल का ऊपर अभी पड़ा है और उसके कारण से विंड हमारा यहाँ पे भी काफ़ी गुजरात कोस्ट में भी काफ़ी स्ट्रांग है और वो सिस्टम हमें नहीं आने वाला है। वो सिस्टम मोस्टली मूव करेगा वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड। लेकिन हमारा गुजरात रीजन में जैसे स्ट्रांग विंड के कारण से साउथ गुजरात में हो सकता है कि एक आध डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश होने का संभावना है 3 और 4 अगस्त में।
उसमें भी बारिश मॉडरेट टू हेवी, मतलब मॉडरेट रेन का होने का संभावना है। हेवी भी हो सकता है, बट आज ऑफ नाउ हेवी हमने नहीं दिया, हम सिर्फ साउथ गुजरात में दिए हैं, जैसे पास में आएगा। अहमदाबाद में लाइट रेन मोस्टली रहने का संभावना है, और वो फ्यू स्पेल, कुछ स्पेल रहेगा, आएगा जाएगा, जैसे हो रहा है ऐसे ही रहेगा बारिश। मछुआरों के लिए अगले 5 दिन के लिए वार्निंग है। विंड काफी स्ट्रांग रहेगा, प्रेशर ग्रेडियंट काफी हाई है, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट है, इसके कारण से समंदर रफ रहेगा और मच्छरों को जाना मना है। गुजरात स्टेट में 69% एक्सेस रेन हुई है, एंड सीजनल रेन का 92% रेन ऑलरेडी हो चुका है। अभी और थोड़ा सा रेन बाकी है सीजनल रेन कवर होने। गुजरात के वडोदरा में विश्व स्तनपान सप्ताह अंतर्गत WBW अलायंस 2023 लैक्टेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हुए स्तनपान पर जागरूकता फैलाई गई। पूरी दुनिया में हर वर्ष 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी विश्व स्तनपान सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है। ये खास हफ्ता लोगों को स्तनपान से जुड़े फायदे और ज़रूरत के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसी के तहत वडोदरा में भी WBW अलायंस 2023 द्वारा लैक्टेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। वडोदरा के अस्पतालों को बेबी फ्रेंडली बनाने के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए 200 से ज्यादा नर्स, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी महिलाओं को 2 दिनों तक थियरी और प्रैक्टिकल मार्गदर्शन देते हुए लैक्टेशन काउंसलिंग किया गया। On demand. Give no artificial feed or pacifiers to breastfeeding infants. आज विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत 1 और 2 अगस्त को यहाँ जो आयोजन किया है इसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। इधर 250 से अधिक नर्सिंग स्टाफ, ANM, आशा वर्कर्स, इन सबको तालीम दी गई स्तनपान के बारे में। स्तनपान से क्या फ़ायदे होते हैं, माता और बच्चे को क्या फ़ायदा होता है, और अगर स्तनपान नहीं कराते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी गई, सही तकनीक सिखाई गई, और ना कि सिर्फ लेक्चर पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई, जिससे कि ये लोग इसको अमलीकरण में ला सकें और अपने हॉस्पिटल्स में और अपने गाँव में। बिकॉज़ ये जो बच्चे का स्तनपान है ये बच्चे का एक जन्मसिद्ध अधिकार है, और साथ में ये माता की जवाबदारी है, पर सिर्फ माता की नहीं है, पूरे समाज की जवाबदारी है कि बच्चे को स्तनपान मिल पाए। और इस बार जो WBW का जो थीम है वो है कि किस तरह से वर्किंग मदर्स, मतलब जो लेडीज़ हैं जो काम करती हैं, उनको किस तरह से स्तनपान कराते रहना चाहिए, उनको क्या सुविधा मिलनी चाहिए, मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, जहाँ वो काम करती हैं उन जगहों पे क्रेच या गुड़िया घर का व्यवस्था हो, जिससे कि वो बच्चों को वहाँ पे अपनी वर्किंग प्लेस पे ले जा सकें। तो इस सब के बारे में चर्चा की गई, और अभी हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चल रहा है, और अभी हम सब गायनेक डॉक्टर्स ने मिलकर एक प्रतिज्ञा ली है कि बड़ौदा के सब हॉस्पिटल्स को बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाया जाएगा। बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर स्तनपान मिलेगा, और स्तन जो मतलब माता का जो दूध है वो बच्चे के लिए उत्तम खुराक है। सो स्तनपान के सिवाय बच्चे को और कोई फार्मूला फीड या शहद या बताशे का पानी ये सब नहीं चटाया जाएगा, और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाएगा। गुजरात प्रदेश कांग्रेस महिला मोर्चा की पत्रकार परिषद में अध्यक्ष जेनी ठुम्मर ने देश में महिलाओं की स्थिति और महिलाओं के गुम होने के आंकड़ों पर सरकार पर सवाल उठाए। महिला सशक्तिकरणની વાતો, महिला सशक्तिकरणનો જે સપ્તાહ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે તારીખ 1 ઓગસ્ટ થી 7 ઓગસ્ટ સુધીનો, એના માટે સૌથી પહેલા મહિલાઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા દાખવવી જરૂરી છે। સરકારની નીતિ અને રીતિ કથની અને કરણીમાં હંમેશા અંતર રહ્યું છે, વારંવાર કહીએ છે। એ જ રીતે મહિલાઓની જે બેઝિક જરૂરિયાત હોય, શિક્ષણ, સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય, આ જ્યાં સુધી પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી ઉજવણી શેની। માનનીય બાળ કલ્યાણ મંત્રી શ્રી, પૂરી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર, મુખ્યમંત્રી શ્રી, શું એમના સામે આ આંકડાઓ નહીં આવ્યા હોય જે છેલ્લા 2 દિવસમાં આખા દેશમાં મહિલાઓ ગુમ થવાના આંકડાઓ ચર્ચામાં છે। NCRB નો રિપોર્ટ છે કે આખા દેશમાં 13,13,000 થી વધારે મહિલાઓ ગુમ થઈ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી એ વિકાસની વાતો કરે છે, આ આંકડાઓ માટે એક પણ શબ્દ સુદ્ધા ઉચ્ચારવા માટે તૈયાર નથી, અને પછી આ સપ્તાહની મહિલા સશક્તિકરણ સપ્તાહની ઉજવણી કયા મોઢે કરે છે, આપના માધ્યમથી સરકારને પૂછવા માંગુ છું।
મહિલાઓ ગુમ થવા માટે સરકાર આગળ શું કરવા માંગે છે, એની કઈ રીતની કામગીરી છે, એ ક્યાંય ન ઉચ્ચારવું પડે એના માટે કેટલી પરત દીકરીઓ આવી એ રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકારે આંકડાઓ જાહેર નથી કર્યા. એની રાજ્યસભા અને લોકસભામાં પણ આ વિવાદનો મુદ્દો રહ્યો છે. ત્યારે રાજ્ય સરકાર આ બાબતમાં શું કરવા માંગે છે? મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ તરીકે હું પૂછું છું. કેન્દ્રના મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિકાસના મંત્રી આ બાબતે શું કરવા માંગે છે એ પણ હું પૂછવા માંગુ છું. તમારી આ મહિલાઓ પ્રત્યેની ઉદાસીનતા જ્યારે છે ત્યારે તમે મહિલા સશક્તિકરણની વાતો કઈ રીતના કરી શકો છો એ મારો મુખ્ય સવાલ છે. આવનારા સમયમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી માટે પણ આ ગંભીર મુદ્દો છે, કારણ કે દેશમાં અને ગુજરાત રાજ્યમાં ડબલ એન્જિનની વાતો કરીને જ્યારે સરકાર લેતા હોય, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓની વાતો કરીને જ્યારે સરકાર બનાવતા હોય, ત્યારે તમારી આ મહિલાઓ પ્રત્યેની ઉદાસીનતા શા માટે છે? આ મહિલાઓ ગુમ કેમ થાય છે? એમના ઉપર બળાત્કાર કેમ થાય છે? જે દેશમાં કિસ્સાઓ બને છે, મણિપુરની ઘટના તાજેતરમાં જે બની છે એની પણ સંવેદનાઓ, એની પણ અત્યારે દેશમાં જે પડઘાઓ પડ્યા હજી શમ્યા નથી. આ ઉદાસીનતા તમારી દેખાડે છે. गुजरात के वडोदरा के आयुर्वेदिक तीन रास्ता निकट पिछले कई सालों से गंदगी की भरमार है, जिसमें आक्रोशित निवासियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे वडोदरा शहर में सिर्फ मुख्य मार्ग ही अच्छे दिखते हैं, जबकि अंदरूनी इलाकों में तो टूटी फूटी सड़कें और गंदगी का माहौल स्मार्ट सिटी की पोल खोल देते हैं। वडोदरा के आयुर्वेदिक तीन रास्ता निकट पिछले कई सालों से गंदगी की भरमार है, जिससे परेशान ठक्कर बापा हाउसिंग सोसाइटी और उद्योगनगर हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों ने सड़क पर उतरकर कॉर्पोरेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। અમે છેલ્લા 5-1 વર્ષથી આ અરજી કરી રહ્યા છે, પણ એનો કંઈ ઉકેલ આવતો નથી અને આ ગંદકીથી ગાયો ભરવાડો છોડી જાય, એનાથી એક્સિડન્ટ થાય અને બીમારી વધે છે. એટલે આનો વહેલી તકે કોઈ નિકાલ આવે એનું કંઈક કરી આપો. यहाँ कचरे के ढेर के चलते दिन भर आवारा मवेशियों का डेरा देखने मिलता है, जिससे कई बार सड़क हादसे भी होते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी खुद यहाँ कचरा फेंक कर जाते हैं, जिससे यहाँ के निवासी त्रस्त हैं। હમણાં લેટેસ્ટમાં 12 જૂને જ અમે ત્રણેય સોસાયટીવાળાએ મળીને લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે, તો 1-2 દિવસ માટે નિકાલ થાય, પણ આ વસ્તુનો કાયમી નિકાલ કશું આવતો નથી. અને જે રીતે આપણો દેશ સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, અને જે રીતની બધી મુહિમો ચલાવવામાં આવે છે સ્માર્ટ સિટી માટે, વડોદરા માટે ખાસું એવું કામ કરવામાં આવે છે, પણ આ ઠેરનું ઠેર જ રહે છે. આ ગંદકી કોઈને દેખાતી નથી. એનો કંઈ કાયમી ઉકેલ આવે એવી જ આપણે એમને રજૂઆત કરીએ છીએ કે આ વસ્તુનો કાયમી ઉકેલ આવે. સ્માર્ટ સિટી તો બીજા વિસ્તારોમાં થાય છે, પણ અમારા પાણીગેટ વિસ્તારમાં 15 નંબરના જે વોર્ડમાં થતા એ લગભગ લાગતું નથી અમને. गुजरात के वडोदरा में खस्ताहाल सड़कें इन दिनों नागरिकों की परेशानियों का सबब बनी हुई हैं। गुजरात के वडोदरा के तांदलजा इलाके में सन फार्मा रोड पर रॉयल बंगलोज निकट सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। इन गड्ढों में बरसाती पानी भर गया है, जिससे यहाँ से आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूली बच्चे और बुजुर्ग आवाजाही में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बारिश के चलते उनकी परेशानियों में और इजाफा हो गया है। इस मामले कॉर्पोरेशन के ध्यान आकर्षण के बावजूद ठोस कार्यवाही के अभाव में स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं। हमारी यही सुविधा है कि आप अच्छी तरह से हमारा काम कर दो, आपकी मेहरबानी होगी। कोई आज कई वर्षों से ये सिस्टम रहती है, कोई काम होता ही नहीं है। आज वर्षों से, आज की बात नहीं है। ये रोड देख लो, पत्रकार वाला रोड देख लो, कोठियापुर वाला रोड देख लो, 3 वाला रोड देख लो, सब रोड पे यही पूरा गांव तक। गुजरात के वडोदरा शहर की मध्य गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ फैली गंदगी मरीजों को और बीमार कर सकती है। ये सिर्फ वडोदरा का नहीं, पूरे मध्य गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, जहां वडोदरा के साथ साथ पूरे गुजरात राज्य और अन्य राज्यों से भी इलाज के लिए मरीज हजारों की संख्या में आते हैं। लेकिन एसएसजी अस्पताल की गंदगी हमेशा ही यहां आने वाले लोगों के लिए सरदर्द साबित होती है। मॉनसून में इस परेशानी में कुछ ज्यादा इजाफा हो जाता है। इन दिनों यहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है। इस गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं। पहले से ही बीमार मरीजों को ये मच्छर तरह तरह की बीमारियां फैला सकते हैं। इतना ही नहीं, मरीज के साथ आने वाले परिजनों और छोटे बच्चों को भी यहाँ बीमारियों का खतरा है। ऐसे में एसएसजी अस्पताल में हर साल मॉनसून में होते जल भराव की कोई ठोस व्यवस्था क्यों नहीं की जाती, ये सबसे बड़ा सवाल है। गुजरात के वडोदरा में इस टेरेस से उस टेरेस कूदते रहते बंदर दिखना आम बात है। ऐसे ही 2 बंदरों को आज करंट लगने की घटना घटी है। वडोदरा के अकोटा 4 रास्ता पर बदामड़ी बाग निकट शनि मंदिर है, जहां 2 बंदरों को करंट लगने की घटना घटी। करंट लगने से एक बंदर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बंदर को बचाने के लिए मौके पर मौजूद लोगों ने बार बार एनिमल रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड और वन विभाग का संपर्क किया, लेकिन एनिमल रेस्क्यू हमारा काम नहीं है कहकर हर कोई पल्ला झाड़ता दिखा। દાંડિયા બજાર 4 રસ્તા પાછળ શનિદેવનું મંદિર છે,
એની બાજુની અંદર એક વોર્ડની નીચે કરંટ ઉતર્યો છે. એ કરંટ ઉપર 2 વાંદરા ઓલરેડી એની અંદરથી એક તો મરી જ ગયું છે અને એક એ બહુ હું શું કે મરવાની હાલતની અંદર છે. રેસ્ક્યુ ટીમની અંદર મેં 10 થી 15 ફોન કર્યા લગભગ, પણ એક પણ જણ કોઈ અડધા તલ્યા જ બતાવે છે કે ફલાણી જગ્યા પર ફોન કરો, આ નંબર પર રિંગ કરો, પેલા નંબર પર રિંગ કરો, પણ હજી સુધી આ સ્થળ પર કોઈ આવ્યું છે નહીં. એમને કીધું કે મને કીધું મેં ફોન કર્યો, એમને તો કીધું 1926 પર ફોન કરો. લગભગ મને અહીંયા આગળ 15 થી 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હું ઓફિસ જતો હતો તે દરમિયાન જ આ ઘટના બની છે. એનિમલ રેસ્ક્યુ બનાવ્યું છે તો આવું થોડું એનિમલ રેસ્ક્યુ હોય? માણસનો જીવ ને જાનવરનો જીવ નહીં. करीब 30 मिनट बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल बंदर को इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 500 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की बात कही गई है, जिसमें वडोदरा के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत पूरे देश में 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रस्तावित है, जिसके बजट का ऐलान 6 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे। इस योजना में वडोदरा जिला के 6 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं, जिसमें डभोई को भी 32 लाख रुपए मिले हैं। डभोई रेलवे स्टेशन पर 6 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर डभोई विधायक शैलेश मेहता, रेलवे GRM जितेंद्र सिंह और रेलवे के अधिकारियों ने बैठक का आयोजन कर विचार विमर्श किया। એક જમાનાનું દર્ભાવતી જે અત્યારે ડભોઈ તરીકે ઓળખાય છે, ફરીવાર દર્ભાવતી બનવા તરફ જઈ રહ્યું છે. એક જમાનામાં અહીંયા નેરોગેજ માટેનું એશિયાનું મેઇન જંકશન કહેવાતું છે. હવે ફરીવાર એ જાવ જલાલી પાછી આવે રેલવેની એ રીતના અહીંયા આગળ આયોજનો થઈ રહ્યા છે. આગામી 6 તારીખે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સમગ્ર દેશમાં 500 ઉપરાંત રેલવે સ્ટેશનોમાં સુધારા વધારા કરવા, બ્યુટિફિકેશન કરવા, જે જરૂરિયાતો છે, લોકોને તકલીફો જે પડતી હોય એ તકલીફોના નિવારણ માટે કરોડો રૂપિયાના આયોજનો ગોઠવ્યા છે. એમાં વડોદરા ડિવિઝનના 6 રેલવે સ્ટેશનોનો સમાવેશ કર્યો છે. એમાં ડભોઈ રેલવે સ્ટેશન માટે 32 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. જે પ્લેટફોર્મ નંબર 1નો ઉપયોગ થઈ નથી શકતો અત્યારે એને મોટું કરીને એમાં સુધારા વધારા કરવા, એને લોકો ઉપરથી અવર જવર કરી શકે એના માટેનો એક બ્રિજ બનાવવો અને બ્યુટિફિકેશનનો અન્ય જે કંઈ લોકોની તકલીફો પેસેન્જરોને પડતી હોય એ તમામ તકલીફોને ધ્યાનમાં લાવીને અહીંયા આગળ સુધારા વધારા થનાર છે. અને 6 તારીખે માનનીય વડાપ્રધાન વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા આવો लोकार्पण करवाना है और शुरुआत करवाना है। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 16 में फैला गंदगी का साम्राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा कर रहा है, लेकिन कॉरपोरेशन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। वडोदरा के डभोई रोड पर गणेश नगर है, जो गणेश नगर कम गंदगी नगर ज्यादा लगता है। वडोदरा में स्वच्छता के नाम पर कॉरपोरेशन करोड़ों रुपए खर्च तो कर रहा है, लेकिन उसका लाभ वार्ड नंबर 16 के गणेश नगर के निवासियों को तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ निवासियों द्वारा कचरा और बचा कुचा खाना डिवाइडर पर ही फेंक दिया जाता है, जिससे फैली गंदगी अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बन रही है। कॉरपोरेशन तो अपना काम करती है, पर पब्लिक नहीं कर पाती है। दोनों को दंडित करना चाहिए। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा कचरा फैलाने वाले लोगों को दंडित करने की बात कही तो जाती है, लेकिन गणेश नगर के लोगों को दंड का कोई डर ही नहीं दिख रहा है। यहाँ डिवाइडर पर ही भातीजी महाराज का मंदिर है, जहाँ सुबह शाम आरती भी होती है, लेकिन फिर भी लोग बिना किसी डर के गंदगी कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के नागरिकों पर दंडीय कार्यवाही करना जरूरी है। અમે એ લોકોને કહેવા જઈએ તો મને બોલે એટલે અમે બોલતા જ નહીં ભાઈ। ગાડી તો આવે છે ભાઈ, બે ટાઈમ વારવા આવ્યા છે, પણ વારીને જતા રહે પછી નાખી જાય લોકો। હવે એ તો કંઈ કાર્યવાહી કરવી જ પડે ને ભાઈ। કચરો અહીં નાખે તો કંઈ વ્યવસ્થા તો કરવી પડે ને કચરો નાખવાની। ઝાડ તો રોપ્યા છે, બધે જ રોપ્યા છે, પણ હવે કોઈને કહી શકીએ ના, કચરો બધો નાખી જાય। અમારે અહીં આજુબાજુમાં લોકો કચરો નાખે છે તો એમને ના કહેવા જઈએ તો અમારી જોડે ઝઘડો કરવા માગે છે, અને જે ઝાડુવાળા આવે છે એ લોકોને વારવાનું કહીએ તો કે અમારે રોડ ઉપર જ વારવાનું, અમારે ડિવાઈડર ઉપર વારવાનું નહીં। અહીંયા બધા રોડ ઉપર ગાડીઓ મૂકે છે એટલે એ લોકોને એક તો કચરો વારતો ફાવતું નથી। રોડ ઉપર બે સાઈડોમાં બધી ગાડીઓ મુકાઈ જાય છે, કચરો લેવા આવે છે ખરા, પણ જે વહેલા આવીને લઈને જતા રહે છે પછી લોકો કચરો નાખી જાય છે। હા, તો કોર્પોરેશન વાળાનો આનો કડક કાયદો કરવો જોઈએ, એમ કે અહીંયા સાફ સફાઈ રાખવી જોઈએ। ઓનથી કયું માર્કશીટ બની શકે એવું છે નહીં। અહીંયા બધી જે વ્યવસ્થા કરે છે પણ લોકો પછી બધું ખરાબ કરી નાખે છે। આની માટે કડક કાયદો કરવો જોઈએ। વોચમેન અહીંયા આવે છે, વોચમેન બેસી રહે, કઈ બેસી રહે ખબર પડતી નહીં અમને।
गुजरात की जीवन डोर मानी जाती नर्मदा नदी पर अशा और मालसर को जोड़ता हुआ ब्रिज बनाया गया है, लेकिन सरकार ब्रिज के लोकार्पण में ढिलाई बरत रही है। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया तालुका में अशा मालसर ब्रिज बनाया गया है। यह ब्रिज 2 महीने से बनकर तैयार है, लेकिन अब तक ब्रिज पर आवाजाही शुरू नहीं की गई है। इस ब्रिज के शुरू होने पर नागरिकों को काफी सुविधा मिल सकती है। ऐसे में ब्रिज को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की जा रही है। आ पुल ने बनता हमारो अधिकार है कि હવે આ કામ પૂરું થઈ ગયું છે તો અમને પબ્લિકને સ્કૂલના છોકરાઓને જવાની તકલીફ પડે છે, અમને ડિલિવરીના કેસો લઈ જવાની તકલીફ પડે છે। બંને સાઈડ ખુલ્લી છે પણ પુલને જો ખોલી નાખે તો અમારે ડિલિવરીના કેસ લઈ જવા હોય, અમારા છોકરાઓને સ્કૂલે મોકલવા સારું અમારે બાઇક લઈને જવું પડે છે। એ બહુ મોટી સમસ્યા છે। આ સમસ્યાનું હલ કરવા માટે સરકારને એક જ જણાવવાનું છે અમારે કે આ પુલ વહેલી તકે તમે ચાલુ કરી દો તો અમને ખેડૂતોને ફાયદો, અમને શાકભાજી લઈ જવાનો ફાયદો થાય, અમને સ્કૂલે છોકરાઓને મોકલવાનો ફાયદો થાય, વાહન વ્યવહાર જવાવાળાને ફાયદો થાય। હવે તમે બની ગયો છે તો તમે ખોલવાની અંદર કોની વાટ જોવો છો, કયા અધિકારીની વાટ જોવો છો એ અમારે જાણવું છે। લગભગ 2.5 મહિનાથી પુલ બનીને તૈયાર થઈ ગયો પણ અમને કે કાલે ચાલુ કરીએ, પરમ દિવસે ચાલુ કરીએ, ચોથે દિવસે ચાલુ કરીએ, મહિના પછી ચાલુ કરીએ, જો આ બાકી છે, ફલાણું બાકી છે, ઢીકનું બાકી છે, એવી રીતે અમને દલાલા આપ્યા કરે છે ને પુલનું કામ चालू करता नहीं ने बन्ने बाजू पत्थर मूकी दीधा है। हवे हमारे जવું तो कहीं जવું। स्थानीय नागरिकों के साथ साथ भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने भी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर नर्मदा नदी पर बनाए गए इस ब्रिज के लोकार्पण की मांग की है। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया के गांव में दहशत मचा रहा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ है। भरूच जिला के झगड़िया के तलोदरा गांव के आसपास पिछले 10 दिनों से तेंदुआ दिख रहा था। तेंदुआ देखे जाने से यहां के लोगों में डर का माहौल बना हुआ था। ग्रामजनों द्वारा ग्राम पंचायत में शिकायत के बाद वन विभाग को मामले की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। करीब 1.25 साल के फीमेल तेंदुए को सुरक्षित जगह पर छोड़ने की कवायद वन विभाग ने शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा शहर में 51 साल पहले दिव्यांगों के कल्याण के लिए द सोसाइटी फॉर द फिजिकली हैंडीकैप संस्था की स्थापना की गई थी। इस संस्था ने 51 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। अगस्त के महीने को क्रांति का महीना माना जाता है और वडोदरा में 51 साल पहले ऐसी ही क्रांति दिव्यांगों के कल्याण के लिए शुरू की गई थी। 51 साल पहले द सोसाइटी फॉर द फिजिकल हैंडीकैप संस्था का प्रारंभ किया गया और संस्था ने दाताओं और अन्य संस्थाओं के सहयोग से दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। एसपीएच के प्रयासों से अब तक लाखों दिव्यांगों के जीवन में सुधार हुआ है। संस्था के 52वें वर्ष में मंगल प्रवेश पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर केक काटकर खुशियां मनाई गई। हम सब विकलांग यहाँ मिलके सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये संस्था डोनर से चलती है। यहाँ कैलिपर्स, घोड़ी, व्हील चेयर, जैसे बड़ौदा में जिसको जो भी विकलांग को ज़रूरत होती है हमारे यहाँ सेंटर पे आते हैं और हम उसको दाता थ्रू प्रोवाइड करते हैं और रोजगार लक्षी कार्यक्रम हम चलाते हैं। इधर ऐसे कई कार्यक्रम करते हैं और खेल महाकुंभ है, स्पोर्ट में हमारे कहीं दिव्यांग बहुत आगे निकल गए हैं। ऐसे गायकी क्षेत्र में भी हमारे दिव्यांग बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ वॉलीबॉल प्रैक्टिस चल रही है, टीटी की प्रैक्टिस चल रही है। वो लोग भी आगे जाने की प्रेरणा ले रहे हैं दूसरे से और कोच भी हमको सहाय करते हैं। आगे हमारा फ्यूचर में बहुत सारे प्रोग्राम है और जैसे जैसे दूसरा हम यहाँ पसंगी मेला करते हैं। यहाँ हम 13 पसंगी मेला कर चुके हैं विकलांगों का और 2-3 समूह लग्न भी कर चुके हैं हम लोग। इस तरह हमारी ये संस्था उत्तर प्रगति कर रही है। वीएनएम टीवी की स्थापना में अहम भूमिका अदा करने वाले स्वर्गीय एडी व्यास का भी इस संस्था की स्थापना में और दिव्यांगों के विकास में बड़ा सहयोग रहा। ऐसे में इस खास मौके पर व्यास सर को भी याद किया गया। हर क्षेत्र में ये संस्था काम करती है और आज 52वें वर्ष प्रवेश हो रहा है तो सब यहाँ खुशी मनाने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए और ये वीएनएम को खास मनाने का और वीएनएम के स्थापक बरकत से ईडी व्यास साहब वो भी इस संस्था से जुड़े थे और उन्होंने भी बहुत सेवा दी। 80 वर्षों तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय इमारत पेंटागन में था, लेकिन अब ये उपलब्धि गुजरात के सूरत में निर्मित सूरत डायमंड बोर्ड्स इमारत ने ले ली है। अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर अब भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा, जो बनाया गया है गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में। सूरत में आलीशान सूरत डायमंड बोर्ड्स बनकर तैयार है। सूरत को विश्व की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। नवनिर्मित सूरत डायमंड बोर्ड्स में
65,000 से अधिक हीरा पेशेवर एक साथ काम कर सकेंगे। 15 मंजिला ये इमारत 35 एकड़ भूमि में फैली हुई है और इसमें 9 आयताकार संरचनाएं बनी हैं जो एक केंद्र से आपस में जुड़ी हैं। इस भव्य इमारत का निर्माण करने वाली कंपनी के अनुसार इसमें 7.1 मिलियन वर्ग फुट से अधिक फर्श की जगह मौजूद है। इमारत का निर्माण 4 साल में पूरा हुआ है। इस भव्य इमारत का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित है। ऐसे में सूरत के 12 बड़े उद्योगपति फ्लाइट के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इमारत के लोकार्पण का आमंत्रण देने दिल्ली पहुंचे हैं। भारतना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए गुजरात અને સુરતમાં બનેલું સુરત ડાયમંડ બુશ વિશે ટ્વીટ કરીને એવી જાહેરાત કરી કે 80 વર્ષથી જે પેન્ટાગોનનો રેકોર્ડ નહોતો તોડ્યો એ રેકોર્ડ સુરત ડાયમંડ બુશે 7.1 મિલિયન સ્ક્વેર ફૂટના બાંધકામ સાથે તોડ્યો છે। આ ટ્વીટથી સુરત ડાયમંડ બુશ વિશ્વની અંદર પ્રખ્યાત થયું છે। આવતી 21 નવેમ્બરથી સુરત ડાયમંડ બુશ કાર્યરત થશે। 1000 કરતાં વધારે ઓફિસ હોલ્ડરો એક સાથે પોતાનો કારોબાર ચાલુ કરશે। આ પણ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ હશે। આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના યશસ્વી પ્રમુખ શ્રી CR પાટીલ સાહેબ અને નવસારીના સાંસદ એવા સાહેબની આગેવાની નીચે તારીખ 2ના રોજ સુરત ડાયમંડ બુશના કમિટીના 12 સભ્યો ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને સુરત ડાયમંડ બુશના ઇનોગ્રેશન માટે આમંત્રણ માટે જઈ રહ્યા છીએ। 21 નવેમ્બર પછીની કોઈ પણ ડેટ આપશે એ ડેટે સુરત ડાયમંડ બુશનું ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે એમનું ઇનોગ્રેશન કરવામાં આવશે। टमाटरों के बढ़े हुए दाम से लोगों को आ रही परेशानियों को दूर करने की अनोखी पहल देश के कई राज्यों में NCCF द्वारा की जा रही है। टमाटर के बढ़े हुए दाम देश भर में लोगों को रुला रहे हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में टमाटर 200 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की कीमत पर बिक रहे हैं, जिससे आम नागरिकों का बजट बिगड़ गया है। बिना टमाटर के खाना बनाना मुश्किल है। ऐसे में ऊंचे दामों पर भी लोग टमाटर खरीदने के लिए विवश हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित द्वारा रियायती दामों पर टमाटर की बिक्री की जा रही है। 200 रुपए प्रति किलो बिकने वाले टमाटर यहां 70 रुपए प्रति किलो बेचे जा रहे हैं। NCCF की इस पहल के चलते जनता की भारी भीड़ महंगे टमाटर को रियायती दामों पर लेने के लिए उमड़ पड़ी। लखनऊ के मेवैया इलाके में NCCF द्वारा टमाटर उपलब्ध कराए गए, जिससे आम जनता को काफी राहत मिली। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।